लाइफ ब्यूटीफुल। हम लोग कल से अपने जीवन के कैनवस को एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जैसे आज आपने पेंटिंग्स की हैं, इसमें जीवन में कई तरह के कलर्स हैं। कुछ कलर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कलर्स जो हैं हमें जो है पीड़ा देते हैं, और कुछ कलर हमें तटस्थ रखते हैं। सो जीवन जो है वो बहुत आनंद है, और जीवन जो है बहुत सुंदर भी है, और जीवन जो है बहुत कौतूहल से भरा हुआ है। देयर आर सरप्राइजेज इन टू इट। तो हम क्या कर रहे हैं कि जीवन को अपनी दैनिक जीवन की लिमिटेशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर हमारा दैनिक जीवन जो है वो अगर सुंदर बन सकता है तो जीवन का पूरा कैनवस बदला जा सकता है। और उसमें जो है दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे आपाधापी आती है, बहुत सारे जो है कई तरह की इवेंट्स का, विचारों का, भावनाओं का मिश्रण रहता है उसमें। हमने एक ही बात सीखनी है किसी तरह से कि जो हमारी चेतना बिखरी रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर आए हैं, देर आर वेरी सो मेनी सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अस, क्योंकि चेतना जो है बहुत ज़्यादा बाहर रूप से जुड़ी रहती है। सो नेचुरली बाहरी चेतना का जो है एक मूवमेंट रहता है बिखराव, डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा जो हमारी बाहर चेतना का, जो हमारी साधारण चेतना है, उसमें बेचैनी रहती है, उसमें एनर्जी का वेस्टेज बड़ा रहता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बहुत हो रहता है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, उसमें डिवीजन रहता है ना। हम तू मैं तेरा, तू मेरा, ये जो है, और उसमें जो है जीवन को देखने की दृष्टि जो है बड़ी तंग रहती है। और हमारा दैनिक जीवन जो है हमारी बहुत सारी बेसिक डिज़ायर सेल्फ से ड्राइव होता है, और जिसमें ईगो का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मोस्ट ऑफ द टाइम reason can vary with each individuals, but one thing is very clear कि हमें किसी न किसी तरह से हमारी जो ये बिखराव है, हमारी जो ये चेतना में जो तरह तरह की जो मूवमेंट्स हैं, उसको फोकस करना होगा। फोकस करने के दो तरीके हैं। एक कंसंट्रेट करके ऐसे फोकस करना, और एक विशाल बनाकर फोकस करना, है ना। हमें दोनों ही मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे अपने जीवन में। दोनों ही मोमेंट्स जो हैं अपने जीवन में लाने होंगे। कल हमने एक मोमेंट देखने की कोशिश की थी, सिंसेरिटी, कि अगर हमारे जीवन में एक इंटीग्रल सिंसेरिटी है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी एनर्जीज में, हमारी बॉडी में, शरीर में स्पंदन हैं, और हम जो है इस चीज़ का एहसास करते हैं कि देयर इज समथिंग डीपर इन अस विच यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड जब आप जो है एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपनी मूवमेंट्स को थ्रू योर पेंटिंग, एंड यू एक्सप्रेस समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विच अर्लियर यू वर नॉट अवेयर कि मैं ये बात कहूँगा। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग डीपर इन अस। उस डीपर के साथ जो है हमारा कनेक्ट कैसे हो हमारे दैनिक जीवन में, उसके लिए जो है हमने
दो चीज़ें हमने देखी हैं, जो एक है अभ्यास, किसी न किसी तरह से इस डीपर सेल्फ के प्रति हमारा जो है जानने के लिए अभ्यास जो है वो निरंतरता रहे, उसमें उसमें जो है स्थिरता रहे और उसमें पैशन रहे, है ना। तो वो अभ्यास जो है हमें बहुत मदद करता है, बिकॉज बॉडी इज़ ए मूवमेंट ऑफ हैबिट्स, माइंड इज़ ऑल्सो ए मूवमेंट ऑफ हैबिट्स। इन दोनों को अगर जो है स्थिरता मिले, एक स्थान मिले, एक समय मिले, तो ये दोनों जो हैं जल्दी लयबद्धता में आ जाते हैं। इसलिए जो है अभ्यास, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर जगह जो है आपके साथ मिल जाए, जगह आपको एक कोना या कहीं भी जहाँ भी आप ठीक समझते हैं, जहाँ पर आप उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, वो स्थान जो है फिर तब जिस जिस एनर्जी का, उस डीपर एनर्जी का किसी डीटी के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से आप आह्वान करते हैं, तो वो समय आप वेलकम करती है, आपको आपका इंतज़ार करती है सूक्ष्म रूप से। ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं इंटेंजिबल हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ डीपर पर्सनैलिटी की, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन लॉजिकल टर्म्स। इट इज़ समथिंग वेरी डीपर विच इन्फ्लुएंसेस अवर लाइफ। नहीं, अदरवाइज बाहर से जितना लॉजिकल है हमारा जीवन, वो दैट कुड हैव सेटिस्फाइड अस, but since we are not getting that satisfaction, so there is something deeper in us which we have not connected. So yesterday we saw and we try to observe sincerity, कि sincerity अगर जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन जो है एक बहुत सुंदर यात्रा पे निकल सकता है। तो यहाँ पर इंसिडेंटली कुछ लिखा हुआ है सिंसेरिटी के बारे में, तो मैं पढ़ता हूँ उसको, फिर जो है अगली विल टॉक अबाउट ह्यूमिलिटी। एवरी एक्ट ऑफ सिंसेरिटी कैरीज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड। देखिए कितनी प्यारी लाइन है। वह लोग पूछते हैं कि मुझे सिंसियर क्यों होना है। सिंसेरिटी इन इटसेल्फ इज ए रिवार्ड। जैसे प्रेम जो है इटसेल्फ इज ए रिवार्ड, है ना, आपको खुशी देता है, तो और क्या चाहिए उससे आपको। इसी तरह से सिंसेरिटी कैरीज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड, फीलिंग ऑफ प्योरिफिकेशन, ऑफ सोरिंग अपवर्ड्स। आपकी चेतना का उन्नयन हो, आपकी चेतना जो है सोर करे ऊपर की तरफ, आपकी चेतना जो है उत्थान करे अपनी उसके ऊपर। उसके लिए जो है व्हेन इट गोज़ अप, आपने देखा होगा आपकी गैदरिंग में, आपकी मीटिंग में, इवन रात जो है आप जो कुछ कर रहे थे, अंतराक्ष खेल रहे थे, उसमें भी जो है देयर वाज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन। वाइटल लेवल पे एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन थी। सो जब भी आपकी चेतना ऊपर उठती है, और सिंसेरिटी बिना चेतना को ऊपर उठाए आ नहीं सकती। Of liberation one gets when one has rejected even one particle of falsehood. देखिए छोटा सा भी हमारा झूठेपन का, दिखावे का छोटा पार्टिकल भी अगर हम 1%, है ना, वो हटा दें अपने जीवन से, उससे जो हमारे अंदर मुक्ति आती है, लिबरेशन आती है, ओ माय गॉड, मैं कैसे जकड़ा हुआ था इस फालसूट पे, है ना। वो जो लिबरेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए। तो व्हाट सिंसेरिटी डज इट, दैट इट हेल्प्स अस टू रिमूव इवन वन पार्टिकल ऑफ फॉल्सहुड इन आवर लाइफ, डेली लाइफ जो है। अगर हम दैनिक जीवन में इतना ही कर सकें, एक पार्टिकल हर रोज़ जो है फॉल्सहुड का अगर हम जो है हटा सकें अपने जीवन में, सो दैट कैन बी ए रियली ब्यूटिफुल स्टेप्स। Sincerity is the safeguard. It's a shock absorber. Safeguard आपको बचाता है. The protection, the guide, and finally the transforming power. ये हमारी sincerity जो है, जो लोग परमात्मा से जुड़ते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि
बिना सिंसेरिटी के आप भगवान के साथ जुड़ नहीं सकते। और भगवान आपसे क्या मांगते हैं? बी सिंसियर टू योर सेल्फ एंड बी सिंसियर टू द डिवाइन, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन। ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन जो है आपको मिलती है। माँ ने जो है बोगनविलिया फूल का नाम प्रोटेक्शन दिया है ना। तो जो है व्हाट हम सारे जीवन के आपाधापी में रहते हुए भी अगर इफ रियली वांट टू बी प्रोटेक्टेड तो हमें हमारा मूवमेंट टुवर्ड सिंसेरिटी जो है उसको गति देनी होगी, नहीं? सो in nutshell, sincerity is a movement which helps in removing falsehood in our life and it purifies us. ठीक है? And it gives us a liberation because the falsehood जो हमारे जाने अनजाने में हमारे जीवन में जकड़ा हुआ है वो जब उतरता है तो बहुत मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के अनुभव हैं वो लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, रवि जी हमारे सामने, और भी सब लोगों का है। मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि कितना अंदर से सुकून मिलता है जब फाल्सूड आपके जीवन से उतरता है। दूसरा जो है हमें चाहिए दैनिक जीवन में, क्या करते हैं हम सारा दिन? मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, करते हैं ना सारा दिन मैं। दैनिक जीवन में कभी देखा हम करते हुए? कभी हम करते हैं? नहीं करते ना। सारा दिन मैं करते हैं। तो सेकंड क्वालिटी जो हमारे जीवन में हमारे जीवन के कैनवस को एक व्यापक रूप, एक विशालता का रूप दे सकती है, कि यूनिवर्सल टोन दे सकती है, दैट इज ह्यूमिलिटी। एंड ह्यूमिलिटी नॉट बिफोर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टू बिफोर द डिवाइन। बहुत बार ये लोग प्रश्न करते हैं कि देखिए अगर हम्बल रहते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं? ध्यान हमारा कहीं और होता है, पैरों को हाथ लगा रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट ह्यूमिलिटी बिफोर पीपल। एट द सेम टाइम we cannot be arrogant because we are becoming humble in our own eyes. Why I am becoming humble in my own eyes? कि लेट अस टेक एग्जाम्पल, गगन जी का जो जॉब है कंप्यूटर का है, इन्होंने कितना उसको कर लिया होगा? 1/10 ऑफ द टोटल नॉलेज अबाउट ह्यूमन, अबाउट कंप्यूटर, है ना। 90% अभी भी इनको नहीं पता। मैंने 10 किताबें पढ़ ली होंगी, अभी अनगिनत लैक्स ऑफ की बुक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। मेरे जीवन के जो एक्सपीरियंस है, जो जिस पे हम बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, उसमें क्या होता है? कंडीशनिंग होती है। किसी ने अच्छा कह दिया तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बुरा कह दिया तो बुरा एक्सपीरियंस हो गया, नहीं? ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस उस तरह का। सो जो भी मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे आता है ना, ठीक है। फिर आपके काम में और आपके बीइंग में, दोनों में डिफरेंस है। आपकी काम के प्रति स्किल हो सकती है, जैसे डॉक्टर साहब में बीइंग ए डॉक्टर इज ए स्किल, वो शी इज इंजीनियर, इट्स ए स्किल फॉर इंजीनियरिंग, नहीं। लेकिन व्हाट वी आर, हमारा लेवल अंदर से क्या है हमारी नजरों में, दैट इज अवर ह्यूमिल, हम बीइंग हम्बल इन अवर ओन आईज एंड इन द आईज ऑफ द डिवाइन, कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं पता। जो रुचि ने प्रेयर गाई थी, है ना, if my understanding is limited, widen it. If my knowledge is obscure, enlighten it. If my heart is empty of ardor, set it at flame. If my love is ignorant, enlighten it. Now, ignite it. Intensify it. If my feelings are ignorant and egoistic, if my feelings are egoistic and ignorant, क्योंकि बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, है ना।
तो देन गिव इट ए फुल कॉन्शियसनेस ऑफ ट्रूथ। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, ये प्रार्थना है। मेरे को कीरिंग सेम मिला। क्या लिखा है ह्यूमिलिटी के बारे में? ह्यूमिलिटी इज द रिकग्निशन दैट वन डज नॉट नो, दैट वन नोज नथिंग एंड देयर मे बी समथिंग बियॉन्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम इस एटमॉस्फेयर में वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग डीपर। हमें उसका स्पार्क जो है मिला है ना, छोटा सा स्पार्क हमें मिला है कि यस, जो हम ये दिखते हैं उसके अलावा भी कुछ और गहरे में हैं हम, है ना। समथिंग बियॉन्ड what presently appears to us as being truest, noblest and most disinterested। हमारे अंदर हमारी, अगर हम अपनी आत्मा की एग्जाम्पल लें तो आत्मा की क्या क्वालिटीज़ हैं? नोबिलिटी, डिसइंटरेस्टेडनेस, वो अटैच नहीं होती है, डिसइंटरेस्टेडनेस एंड ट्रू, फुल ऑफ ट्रूथ। वो जैसी है वो दर्पण की तरह वैसे ही दिखती है। सो दैट बियॉन्ड, समथिंग बियॉन्ड अस इज देयर विच अबाउट विच आई डोंट नो। इसी तरह से इस यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं, इतना सारा यूनिवर्स है, हमने तो अपना पूरा भारत ही नहीं देखा। माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू से कि अगर तुमने लद्दाख नहीं देखा तो बाहर कुछ नहीं देखा जीवन में। यही मैं कहता हूँ। रवि जी जाके आए हैं तो देखिए। तो इंडिया इज सच ए मल्टी कल्चरल, जियोग्राफिकली है, इट हैज सो मेनी वैरायटीज। 6 सीजन कहीं भी नहीं है, हमने उसको नहीं देखा तो हम क्या जानते हैं, राइट? हम क्या जानते हैं? तो ये भाव अगर हमारे अंदर आना शुरू हो जाए, हमारी दैनिक लाइफ, जब भी हमारा ईगो ड्राइव हमारे सामने आए, कर भी लें हम, फिर बाद में हमें आए हमें नहीं करना चाहिए। करेंगे हम बिकॉज वी आर सो हैबिचुअल ऑफ इट। लेकिन 1% आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, तब क्या करना चाहिए? अपने भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हो सके तो उस व्यक्ति से भी मांग लो, अगर इफ पॉसिबल, नहीं तो भगवान से जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, है ना, तब जो है बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर तीसरा है ग्रैटिट्यूड। माँ की एक छोटी सी स्टोरी है। एक जैसे रात हम फंक्शन कर रहे थे उसका अंतराक्षरी का, ऐसी एक जगह पर जो है सब लोग इकट्ठे, सब परियां इकट्ठी हुई थी। वो खूब सजा हुआ था पैलेस, सब लोगों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तो एक लड़की वहाँ आती है छोटी सी, उसके बड़े फटे हुए कपड़े होते हैं, उसको कोई नहीं अंदर जाने देता। तो जो उनका हेड होता है, हेड प्रीस्ट, वो उसके पास आता है कि क्या बात है बेटा, आप कौन हो, आपको ये लोग क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? तो उसने कहा बच्ची क्या नाम है आपका? शी सेड ग्रेटिट्यूड। मतलब आज की लाइफ में शुक्रिया भाव का जो अभाव है, उससे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख क्रिएट करता है। जीवन में जो कुछ मिला है, जीवन में जो कुछ मिला है उसको, उसका शुक्रिया भाव हम कभी नहीं करते। अगर उसका शुक्रिया भाव करने लग जाएं तो जो नहीं मिला है वो जब मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। फॉर ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ यू डू इन योर लाइफ, उसके प्रति शुक्रिया भाव, ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ योर लाइफ। आप देखिए क्या कि आप अपने जीवन में देखिए,
सबसे ज़्यादा हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि हम भगवान के प्रति, नेचर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, हैं पेड़ों के प्रति, सबके प्रति जो है हमारा एक शुक्रिया भाव जगता ही नहीं है। सो अगर ये शुक्रिया भाव हमारे जीवन में उतरने लग जाए, देयर इज स्टोरी ना कि इस देयर वर टू पीपल, तो उसको बहुत कुछ मिलता था, तो उसे परमात्मा को जाकर पूछा कि भी यार ये इस व्यक्ति को इतना कुछ क्यों मिलता है, कि तो उसको जाके बोलो कि वो शुक्रिया भाव करना बंद कर दे। कि तो दूसरा जो तड़पता रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसको बोलो कि उसको शुक्रिया भाव करने लग जाए। तो शुक्रिया भाव का मैंने देखा है अपने जीवन में, शुक्रिया भाव और अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों का आपस में लिंक है। शुक्रिया भाव जब हम करते हैं तो हमारी चेतना एक्सपेंड करती है। आप देखिएगा, फील परमात्मा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। और फिर हमें समझ में आता है कि जो हमें नहीं मिला क्यों नहीं मिला। ओनली इन ग्रेटिट्यूड जो है, तो शुक्रिया भाव में ही समझ में आता है कि जो हमें नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। क्योंकि संसार में इतनी डायमेंशन है, इतनी वैरायटी है ना, हर एक वैरायटी की लिमिटेशंस है, हर एक वैरायटी की लिमिटेशन है, और हर एक के पीछे संघर्ष है, और हर एक के पीछे सोल की जन्मों की यात्रा है। ये भाव, ये जो है अंडरस्टैंडिंग ओनली इन ग्रेटिट्यूड यू अंडरस्टैंड। मैं बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत अमीर व्यक्ति के साथ जा रहा था, उसके साथ उसकी सिस्टर भी थी ना, अरबोपति कह लो आप। उसकी सिस्टर का डाइवोर्स हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इनका डाइवोर्स हुआ है। उस समय इतनी अकल नहीं ना थी, पूछ लिया। तो उसने मुझे बड़ा सुंदर आंसर दिया, एक ही तो चीज़ जीवन में नहीं मिली है, बाकी तो इतना कुछ मिला हुआ है। दोबारा बताइए। एक ही चीज तो जीवन में नहीं मिली है, एक ही चीज़ मतलब डाइवोर्स हो गया ना, तो एक चीज़ नहीं मिली, बाकी तो जीवन में इतना कुछ मिला हुआ है। तो जो बाकी हमें मिला हुआ है ना, उसके प्रति ध्यान जो है वो ग्रेटिट्यूड के भाव में ही आ सकता है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत हमारी मदद कर सकती है ये चीज़। इसको जो है हमें बार बार जो है वो याद रखना है। बहुत सुंदर। और उसके बाद जो है ये चिड़िया की कहानी, एंड्स की कहानी तो आपने सुनी होगी कि बार बार वो जाते हैं, चिड़िया खाना टूक के लेके आती है, फिर कोई ले जाता है, फिर चींटी जो है बार बार चढ़ती है जानी। तो क्योंकि हमारे जो है रिसोर्सेज एज ह्यूमन बीइंग, एक पर्टिकुलर लाइनर हमारी इंटेलिजेंस है, फिजिकल बीइंग की लिमिटेशंस हैं, और जो जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसकी एक लिमिटेशन है। तो देयरफॉर आवर स्ट्रगल इज विद द इनफाइनाइट। जैसे प्रिमिटिव मैन का नेचर के साथ स्ट्रगल रहता था, उसी तरह से हमारा स्ट्रगल भी नेचर की जो है अबंडेंस के साथ स्ट्रगल है हमारा, बिकॉज वी आर लिमिटेड ह्यूमन बीइंग। हमारी इंटेलिजेंस एक लाइनर है, कुछ ही एक ही चीज़ के बारे में पता है ना हमें, बाकी तो नहीं पता कुछ। और फिजिकल बीइंग की, हमारे मेंटल बीइंग की, इमोशनल बीइंग की लिमिटेशंस है, और मटेरियल लाइफ की भी लिमिटेशंस हैं। सो देयरफॉर देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और उसमें हम बार बार फेल भी होते हैं। और इसी तरह से साधना में है, जब आप अपने अंदर ही तुलना शुरू करते हैं तो हमारी जितनी भी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की चीज़ें पड़ी हैं हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। वो सामने नहीं आएंगी, हम उस पर कैसे पहचानेंगे, कैसे काम करें? अगर वो सामने नहीं आएंगी तो हम कहने लग जाते हैं प्रयोग, शनि की दशा आ गई जी, देखो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अभी शनि की दशा बुधवार को शुरू हुई या शनिवार को शुरू हुई, तो संडे और मंडे कोई प्रॉब्लम एकदम से कहाँ से आ गई? इसका मतलब सूक्ष्म जगत में
वो प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी डिसहार्मनी के कारण जो है पहले ही पड़ी थी, वो मैनिफेस्ट होने लगी शनि की दशा के कारण, क्योंकि शनि ने बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में। इसी तरह से साधना में बैलेंस क्रिएट करना है। वो जब तक मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या पड़ा है, मैं कैसे काम करूँगा। इस बार इसी तरह से हम बार बार फेल होंगे, बार बार हमें चैलेंज आएंगे। सो परसीवियरेंस, हिम्मत ना हारना जो है, ये हमारे मटीरियल लाइफ में तो वैसे भी है। मुझे याद है जब 76 में मैं पहली बार पौंडीचेरी गया था, मुझे जो है एक बंगालन लेडी थी, उन पहली इंट्रोडक्शन वहाँ ठहरा था मैं गेस्ट हाउस में। वो बाद में जो है उसने, उस समय तो होता है ना कि कोई मिल गया आश्रम का या कोई साधक मिल गया तो बड़ा अच्छा लगता था, है ना। तो शी सेंट मी टू कोटेशंस एंड वन कार्ड। एक कार्ड में एक बच्चा था और बच्चे के नीचे उसने अपने हाथ से नीचे लाइन लिखी हुई थी, लाइन ड्रीम्स वेटिंग टू कम ट्रू। वो कार्ड मैंने आज तक 45 साल हो गए संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। और दो कोटेशंस थी। एक कोटेशन थी कि जड़तम पदार्थ, मटीरियल थिंग्स एंड ह्यूमन नेचर अपने रूपांतरण का विरोध करते हैं, इसलिए अपनी अभिप्सा को जारी रखिएगा। जड़तम पदार्थ और मानव स्वभाव अपने रूपांतरण का विरोध करते हैं। किसी एक हैबिट को हमने चेंज करना हो तो कितनी रेजिस्टेंस आती है। लोहे को सीधा करना हो तो कितनी रेजिस्टेंस आती है, अनलेस उसको गर्म ना करें वो सीधा नहीं होता, है ना। तो मटेरियल चीज़ें जितनी भी हैं और हमारी नेचर जो है, दैट इज़ वाई परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार 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 जो है हमें यत्न प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि उसके बिना, इसीलिए जो है हमें रजोगुण सबसे ज़्यादा दिया गया है। इसलिए नेचर ने हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाया है, रजोगुण दिया है, ताकि हम जो है तोड़ सकें उस तमस को अपने जीवन की जो है। तो ये परसिवियरेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आती है, और साधना में तो इतनी ज़्यादा काम आती है। एक भक्त माल की किताब है संतों की, वृंदावन के संतों की, उन्होंने अपनी विरह का वर्णन किया है उसमें। अच्छे अच्छे संत जिनकी इतनी उपलब्धियां थी, उन्होंने अपनी विरह के बारे में लिखा है कि हमारे प्रभु हमसे नाराज हो गए हैं, हमें कुछ प्रतीत ही नहीं होती, है ना। प्रभु ने हमसे प्रेम करना ही छोड़ दिया है। देयर इज़ ऑलवेज ए ड्राई पीरियड इन लाइफ, साधना में भी जीवन में भी, है ना। बोर हो जाते हैं, देयर इज़ ए ड्राई पीरियड इन आवर लाइफ। सो वो ड्राई पीरियड को संभालने के लिए एक ही तरीका है, परसिवियर परसिवियर परसिवियर। फिर है एस्पिरेशन, जो है ये मेरा वॉच वर्ड है। इसने मुझे, इस शब्द ने मुझे बहुत मदद की है। मैंने अपने घर का नाम भी यही रखा हुआ है, एस्पिरेशन। ये जो अग्नि है ना हमारी ज्ञान की, हमारी साइकिक बीइंग की अग्नि है जो है ना, मैंने कल भी बताया था कि कितने तरह की अग्नि हमारे जीवन में है, सांसों की, है ना, अनुलोम विलोम संयम, है ना, आयम समाना उपमा उपवा, कितनी तरह की, 5 तरह की सांसों की अग्नि होती है। और फिर तप की अग्नि होगी, तपस्या की, हमारी ज्ञान की अग्नि होगी, वाइटल की अग्नि होगी, कितनी तरह की अग्नि है हमारे अंदर जो है एस्पिरेशन। और परमात्मा के प्रति जो है व्याकुलता क्रिएट करना, व्याकुलता होना, है ना। और बाइबल में एक बड़ी सुंदर लाइन है, वो डिस्क्राइब कर सकती है उसको, द ज़ील फॉर द लॉर्ड हैज़ ईटन मी अप। द ज़ील फॉर द लॉर्ड हैज़ ईटन मी अप। परमात्मा के प्रति ऐसी तड़प पैदा करना, जीवन के प्रति ऐसी तड़प पैदा करना। और वो जो है बड़ी साइलेंट है, अंदर ही अंदर जलती रहती है, सोने नहीं देती। जैसे अब्दुल कलाम कहते थे ना कि योर ड्रीम शुड नॉट अलाउ यू टू स्लीप। सो दैट एस्पिरेशन,
उस एस्पिरेशन को इंटेंसिफाई कैसे किया जाए। तो बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने बताइए कि कैसी होनी चाहिए। वन मस्ट हैव ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, कभी ना खत्म होने वाली निरंतरता उसमें रहनी चाहिए। विजिलेंट एंड कांस्टेंट, है ना। विजिलेंट इसलिए कि उस पर चोर जब इस रास्ते पे चलते हैं ना, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे सूक्ष्म अटैक हमारे पे होते हैं, बहुत सारी एलोरमेंट्स आती हैं तरह तरह की। सो देयर इज इट हैज़ टू बी विजिलेंट एंड कांस्टेंट एन एस्पिरेशन ऑफ द एंटायर बीइंग, एंटायर बीइंग। मेरा शरीर भी चाहे मेरे प्रभु को, है ना। जब एक्सरसाइज में आप समर्पण कर रहे थे, साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या था, है ना। उसका मतलब यही था कि मेरा रोम रोम जो है परमात्मा के आगे जो है समर्पण करे। दैट इज़ वाई हमारी ऋषि मुनियों ने वो दंडवत करवाया था कि दैट्स एन एक्ट, इट्स नॉट द फिजिकल एक्ट, इट्स एन इनर एक्ट थ्रू विच योर ईच सेल ऑफ योर बीइंग शुड फील दैट एस्पिरेशन टू सरेंडर बिफोर द डिवाइन। वो था। बाद में जाकर हमें हर एक चीज़ मैकेनिकल बन जाती है, तो फिर वो रिचुअल में बदल जाती है, जो भी चीज़ मैकेनिकल में हो जाती है। An aspiration that takes hold of you completely, है ना, वो लाइन जो my zeal for the Lord has eaten me up. An aspiration to unity with the divine, to give oneself totally to the divine consciousness, so that the divine may be all in all for us. अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमारा परिवार विरोध करता है, हमारी वाइफ नहीं करने देती, हमारा हस्बैंड नहीं करने देता। और हमने जो है ना, ये देखिए क्या कहते हैं कि बहुत सारी एक फेज़ आया 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जब जो है मोनास्टिक लाइफ को कई रीज़न के कारण, अटैक्स के कारण भी, कई रीज़न के कारण मोनास्टिक लाइफ का एक पर्टिकुलर फेज़ आया, जब बुद्धिज़्म में और दूसरे फेज़ उसमें जब इसको प्रेफरेंस दी गई कि भी जंगल में चले जाओ, वहाँ तपस्या करो और वो जो है अपना वो करो। लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ की एवोल्यूशन होती है, हर एक चीज़ का विकास। जैसे योग प्रणाली में जो शुरू में क्या था, योगा वाज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फिजिकल एक्ट। बाद में जब ज़रूरत महसूस हुई, वाइटल बीइंग सामने आया, तो प्राणायाम की ज़रूरत महसूस हुई। अब जो है हमें डिफरेंट तरह के योग की ज़रूरत है, बिकॉज इज एट टू लिंक नैनो टेक्नोलॉजी का टाइम है, चिप्स का टाइम है, तो हमें भी जो है वी हैव टू ग्रो विद दैट। इसी तरह से जो है वो फेज़ जो है अपने आप में हमारी अपनी लाइफ में भी आता है। आप देखो, देर आर पीरियड्स व्हेन यू डोंट वांट टू टॉक टू समबडी, देर आर पीरियड व्हेन यू वांट टू बी लोनली, देर आर पीरियड्स व्हेन यू वांट टू बी क्वाइट। अभी कीर्ति दी बता रही थी कि बड़ा मन करता है क्वाइट रहने को। देयर आर पीरियड्स इन लाइफ, ये आते हैं, चुपचाप रहने को मन करता है, बिकॉज इट्स ए नीड ऑफ द बीइंग, इट्स ए नीड ऑफ द बीइंग जो है। तो वो जो है बहुत मदद मिलती है उससे। तो वो कहीं भी जो है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, आप भगवान की अनंतता से जुड़ रहे हैं, विशालता से जुड़ रहे हैं, है ना। भगवान कोई ऐसा तो है नहीं। भगवान की क्या पहचान है? अगर हम भगवान हमारे अंदर हमारी आत्मा के रूप में बैठे हैं, अगर हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो आत्मा की पहली क्या पहचान है कि आत्मा जो है वो प्रेम और करुणा से भरी हुई है। आत्मा जो है वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में बिलीव करती है, वो डिवीजन में देख ही नहीं सकती, ठीक है। फिर आप जब आत्मा से आप जुड़ते हो, आप बिना बात के खुश रहते हो, बिकॉज ईगो जो है सेकंड रोल हो जाता है उसका। फिर आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है अंदर से,
इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती हैं, इंटीमेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ने लग जाते हो, आप हर एक में जो है अपने आप को देखने लग जाते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर घटित हो रही हैं परमात्मा से जुड़ने के साथ, तो इंसान छोटा सा इतना बड़ा हो जाता है। वो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। सो परमात्मा से जुड़ने की जब हम बात करते हैं तो हम इस टोटल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने की बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते कि पूजा पाठ करने हैं। पूजा पाठ जो है वो अंदर ही घटित होता है। एक समय आता है जब आपको बाह्य पूजा की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो अंदर ही घटित होने लग जाता है। थोड़ा सा ध्यान गया नहीं और एकदम से आप पूजा हो गई आपकी, है ना। फिर क्या होता है जब कोई आपके सामने, क्योंकि हम समाज में मिलना ही है, परिवार में मिलना ही, आप जब प्रेम बांटोगे तो कोई आपके साथ थप्पड़ थोड़ा मारेगा। आपके रिश्ते इम्प्रूव होते हैं। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा आया हुआ है, किसी ने हमारे साइकिल में मार दिया, हमने भी एक लगा दिया। लेकिन जब हम बड़े पीसफुल होते हैं तो साइकिल वाले को पूछते हैं तुम्हारे तो चोट नहीं लगी। सी व्हेन वी आर पीसफुल, हम साइकिल वाले को पूछते हैं आपके चोट तो नहीं लगी, है ना। सिचुएशन ही बदल जाती है, राइट। सो इसलिए जो भगवान से जुड़ने के कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं, मतलब इतने अनगिनत फायदे हैं कि वो तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस अनंतता से जुड़ रहे हैं। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आए हो, वैसे भी तो कहीं घूमने जाते ही हो, सी जाते हैं कि नहीं जाते हैं हम? फिर व्हाट इज रॉन्ग इन कमिंग हियर? वैसे भी तो पहाड़ों पे नैनीताल में हजारों मिलियन लोग आए हुए हैं घूमने, ठीक है ना। तो भगवान के साथ जो जुड़ने का जो है इतने सारे फायदे होने। और फिर एक और चीज़, जब वो अंदर आपका आत्मा से साथ कनेक्शन होता है ना, बिलीव मी, गोपियाँ डांस करती थी ना, उनको एहसास नहीं होता था उनकी फिजिकल बॉडी का, जो है आपके साथ भी ऐसे ही होने लग जाएगा। यू विल फॉरगेट योर बॉडी, आपको एहसास ही नहीं रहेगा। बॉडी में इतनी लाइट क्रिएट हो जाती है, इतनी ज़्यादा लाइट क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी इतनी सुंदर हो जाती है, रिदमिक, मतलब वैसी आपका दीवारों को प्रार्थना करने को। मैंने एक बार ना मेरे टीचर से पूछा, मैंने कहा व्हाट इज माय रोल एज चेयरमैन ऑफ द स्कूल्स? कहते सच में बताऊं? प्रे टू द वॉल्स ऑफ द स्कूल, प्रे टू द वॉल्स ऑफ द स्कूल, दैट इज योर रोल। क्योंकि वॉल ऑब्जॉर्व करती है ना आपकी वाइब्रेशंस। कहते प्रे। तो मैं 2 घंटे फिर यही काम करता था शाम को। कितना सुंदर लगता होगा, पेड़ पौधों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, इमेजिन करो, आपसे बातें करने लग जाते हैं पेड़ पौधे। रिसेप्टिविटी, ये दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा हमारी वीकनेस है। ये हमें पता है जी, हमें क्या बताएगा कोई? हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, पिता थोनू की पता जी, तुसी तो पुराने जमाने दे होंगे, है ना, सानू सारा कुछ पता है। वी आर नॉट ओपन, वी आर नॉट ओपन एट ऑल टू लर्न न्यू थिंग्स। वी आर नॉट ओपन टू, है कि नहीं? ऐसा बताइए। दैनिक जीवन में जो है, मुझे क्या सिखाएगा ये? करते हैं कि नहीं करते? सब्जी की रेसिपी किसी से पूछ लो, हैं? कहती मुझे आती है रेसिपी, मत बताओ। सो मेनी एग्जाम्पल, कहीं भी आप सीखने को तैयार ही नहीं है, नहीं। अच्छा, फिर बच्चे के अंदर देखो, बच्चे के अंदर एक टीचर के लिए, टीचर है ना राकेश जी, बच्चे के अंदर जो है एक टीचर के लिए 2 चीज़ें बड़ी सहायक होती हैं। बच्चे के अंदर सेंस ऑफ वंडर होता है, लुक एट द स्टार्स,
हमारी वो ख़त्म हो गई है ना? ठीक है। फिर दूसरा होता है वो, मम्मी आज मेरे टीचर ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी थी, इतनी सुंदर बिंदी लगाई थी, मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी मेरी टीचर। सी हीरोइज्म। अगर वो टीचर इतना नोबल है, उस बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसे ही हमारे हीरोज़ हैं लाइफ के, है कि नहीं? बट वी लॉस्ट टू लर्न। तो रिसेप्टिविटी, जो ग्लैडुला का फूल है ना, जो ग्लैडुला का फूल है, ग्लैडुलाइज यूज करते हैं ना उसको, माँ ने उसका नाम दिया है ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी। जब लोग माँ के पास जाते थे फूल लेकर, तो माँ जैसी फूल हाथ में रिसीव करती थी बता देती थी कि इसके साथ क्या हुआ हुआ है, क्योंकि फूल आपकी वाइब्रेशंस को सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं। So receptivity is another quality which is required for our, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, right? Then progress. आज की प्रोग्रेस जो है वो मटेरियल लाइफ की प्रोग्रेस रह गई है। आपने देखा होगा 90 से लेकर जब इंडियन इकोनॉमी खोली गई नरसिम्हा राव के टाइम पे और मनमोहन सिंह जी के उससे, तो उस समय से जो है आज तक बच्चों के हाथ में दुनिया भर की जो गैजेट्स हैं वो हैं, लेकिन मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, आई यूज्ड टू वॉच वेरी स्ट्रेंज थिंग। पेरेंट्स की दबी हुई एम्बिशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना? पेरेंट्स को भी नई कार चाहिए, पेरेंट्स को भी बढ़िया घर चाहिए, है ना? पेरेंट्स को भी बढ़िया ड्राइंग रूम चाहिए, पेरेंट्स को भी बढ़िया बाथरूम चाहिए। सी इट इज़ नॉट द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को यूज़ करते हैं पेरेंट्स। है नहीं ऐसा? वो अपनी एम्बिशंस को वो चिल्ड्रन के उस पर प्रोजेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को नर्सरी क्लास में डाल दिया जाए, वो +2 में नीट में से होकर एक प्रोडक्ट बन के 1 लाख रुपए की निकल आए बस। तो दिस इज व्हाट, वो प्रोग्रेस नहीं। तो क्या कहते हैं प्रोग्रेस के बारे में? इट इज स्पेशली द विल फॉर प्रोग्रेस and self-purification. That lights the fire. The will for progress, when those who have strong will turn it towards spiritual progress and purification, they automatically light the fire within themselves. So हमारी इनर प्रोग्रेस जो है उसके साथ ही हमारी बाहर की प्रोग्रेस जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी अंदर की चेतना में परिवर्तन आता है, बाहर के हालात भी बदल जाते हैं। सो इनर प्रोग्रेस अपने साथ, हमारी प्रोग्रेस हमारे साथ। मैं अगर कोई चीज़ 25% कर सकता हूँ, अगर मैं 15% कर रहा हूँ, तो माई कॉम्पिटिशन इज विद माई सेल्फ, नॉट विद अदर्स। सो द इनर फायर फॉर प्रोग्रेस हैज़ टू बी लिट अप। अपनी और उसके बाद जो है करेज। करेज जो है फिजिकल करेज नहीं है, इमोशनल करेज है, मेंटल करेज है, सोशल करेज है ना? टू स्टैंड अलोन, जो भगवान की तरफ चलते हैं उन पे कितनी तरह की जो है बाधाएं आती हैं, बट दे स्टैंड अलोन, है ना? दैट इज द करेज।
सारी मुश्किलों के बावजूद भी, सारी अंदर और बाहर की मुश्किलों के बावजूद भी मैं उस तरफ चल सकूं, दैट्स द करेज आई रिक्वायर, दैट्स द करेज आई रिक्वायर। फिर है नीचे गुडनेस, जेनोसिटी, इक्वालिटी एंड पीस। ये 4 क्वालिटीज़ हैं। ये जो माँ ने लिखा है कि 8 क्वालिटीज़ जो हैं भगवान के लिए हैं और 4 क्वालिटीज़ जो हैं हमारी मानव जाति के लिए हैं। ठीक है, जब हम मानवीय जीवन के साथ व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो क्या होती है? दूसरों के प्रति गुडविल रखना, शुभेच्छा का भाव, उसका भला हो, उसका कल्याण हो। क्या कहते हैं हम? सबका सुखिना, सबका मंगल होए रहे। सबका मंगल, किसी दूसरे की खुशी देखकर खुश होना। ये सबसे बड़ा गुण है जब हम समाज में विचरते हैं, समाज में, परिवार में रहते हैं, तो सबके प्रति अच्छा भाव रखना, गुडविल। और गुडनेस क्या है? बड़ी सुंदर है गुडनेस के बारे में। One must do as well as one can. One must do as well as one can, the best one can, but without expecting a result, without doing it with a view to the result. Just this attitude to expect a reward for a good action, to become good because one thinks that this will make the life easier, take away all values from the good action. मैं दिन में कोई ऐसा निस्वार्थ काम करूं, सारे दिन में कोई ऐसा, सिर्फ ऐसा निस्वार्थ काम करूं जहां पर मुझे कोई अपेक्षा ना हो, कोई किसी से मतलब ना हो, केवल मैं कर दूं। दैट इज द उदारता हमारे अंदर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। करके देखिए कितना मुश्किल काम है। हमारे एक चीज़ में क्रेडिट लेना चाहते हैं। सो ये जो है, अगर ये दोनों एटीट्यूड हमारे जीवन में डेवलप हो जाएं, लोगों के प्रति शुभेच्छा का भाव, उदारता का भाव, है ना। देखिए, हम हर एक को कोई मटेरियल चीज़ नहीं दे सकते, हर एक को जो है आप फिज़िकल हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एक भाव तो अच्छा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? परिवारों में भाव तो अच्छा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? उस पर तो कोई बंधन नहीं है। अच्छा भाव रखना, हो सके तो कुछ कर देना बिना किसी लालच के, हो सके तो। कितनी खुशी मिलती है, करके देखिए। ये व्यवहारिक चीज़ है बड़ी, दैनिक जीवन में, और हमारी चेतना को ये आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। 2, तीसरा है इक्वालिटी। समता भाव। जीवन में आप देखते हैं कोई भी आपको फेल कर सकता है। कुछ आ रहे हैं आप, जाते जाते जो है, ओए सीधा क्यों नहीं चल रहा, है ना। बॉस ने देखा तो आप टेढ़े क्यों बैठे हो भाई, कुछ करके नहीं रहे हो, है ना। हस्बैंड वाइफ को, मैं जो उस दिन अजमेरी गेट पे उतरा तो एक अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को डांट रहा, दिस इज लास्ट चांस आई एम गिविंग यू, वही सबके सामने। दिस इज बहुत, हाँ, डांटना पड़ेगा पूरी फुल वॉइस में। तो एनीबडी कैन फेल यू, क्योंकि बिकॉज वी आर फिनिट बीइंग एंड इनफिनिट एनर्जीज अराउंड अस, जो है। तो वहाँ पर हमें समता भाव, सहन करने की शक्ति, विवेक बुद्धि और समर्पण का भाव, ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है समता लाने के लिए। पहला है एंड्योरेंस। कोई भी आपको शौक मिला, उसको हमने अब्जॉर्व करना सीखा पहले, है ना।
ये नहीं भी बस छोटी सी बात हुई उसको बढ़ा चढ़ा के अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया। ऑब्जर्व करना अपने अंदर, एंड्योर करना। इसलिए जो है पहले ज़माने में सबसे पहले डिसाइपल को क्या कहा जाता था कि अच्छा देखिए 100 गायें हैं, ये तुम जंगल में ले जाओ, मैनेज दिस काउस, और जब ये ताकतवर हो जाए आ जाना। और वो जंगल में जा रहा है, गाँव के साथ रह रहा है ना, कितनी तरह के उसके पास स्ट्रगल आते होंगे। उससे क्या हो रहा है, वो एक तो जंगल की प्योरिटी सीख रहा है, प्योरिटी इफेक्ट कर रही है उसको। दूसरा वो स्ट्रगल से नेचर के साथ समता भाव सीख रहा है, एंड्योरेंस सीख रहा है। पहले पेरेंट्स कहते थे एक थप्पड़ लगाया टीचर ने, 2 लगाओ जिसके, उसके पीछे यही भाव था। गुरुकुल में भेजते थे पहले हैं? पहले बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। हाँ, गुरुकुल भेजा जाता था, राइट। सो समता भाव जो है वो एंड्योरेंस, उसके पहला मूवमेंट होता है एंड्योर करना। पहला मूवमेंट होता है एंड्योर करना, सहन करने की शक्ति, फिजिकली, मेंटली। तो उसके लिए हिंदी का बड़ा सुंदर शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा है ना, कि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली एंड्योर करना सीखना। कई बार हम फिजिकल कर लेते हैं एंड्योर, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार इमोशनली भी हम कर लेते हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। सो एंड्योरेंस, और जब एंड्योर हो गया तो है तब जो है विवेक बुद्धि को आगे लेकर आना कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। और जब हम विवेक बुद्धि से देखेंगे ना ऐसा क्यों हुआ है, तो 50% केसेस में लगेगा हम ही जिम्मेवार हैं। लास्ट में क्या बोला आपने? हम ही जिम्मेदार। हम ही नहीं। कभी हम अपने को ब्लेम करते हैं? सच में बता, नहीं करते ना। करेंगे तो गिल्ट भाव से, वो भी अपने आप से एस्केप। गिल्ट इज एन एस्केप फ्रॉम पेन बेसिकली। कभी हम अपने को ब्लेम नहीं करते, राइट। उस दिन इससे बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा तू डिस्टर्ब रहती है ना, तुम्हारी डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन निहाल तक पहुंचती होंगी कि नहीं पहुंचती होंगी? पहुंचती है नहीं? हाँ, बस वो कुछ भी ना कहे, ऊपर से स्माइल भी करती रहे, तब भी वो डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन जो है, हम दिस इज हाउ वी अफेक्ट ईच अदर। हमारी ग्रीड की वाइब्रेशंस, हमारी एंगर की वाइब्रेशंस, हमारी जेलसी की वाइब्रेशंस जो है ये इफेक्ट करती है। हमारी पेन की वाइब्रेशन, हमारी सफरिंग की वाइब्रेशंस, हमारी नेगेटिविटी की वाइब्रेशंस जो है वो करती हैं, और ब्लेम हम दूसरों को करते हैं। कभी नहीं सोचते कि मैं भी कसूरवार हो सकता हूँ। सो दैनिक जीवन में ये अगर आपको आना चाहिए। 93 में मैंने कई बार दिया है वो एग्जाम्पल। 93 में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था व्हेन आई लर्नड। मैं किसी को मिलने गया, मैं आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नहीं हैं। वो मुझसे 20 साल छोटी थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन शी यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट। बाद में मुझे पता चला यूनिवर्सिटी टॉप किया उसने इंग्लिश में, तो उसको मैं सावित्री गिफ्ट करने के लिए गया 93 में। और मुझे गुस्सा आया हुआ था उससे। जो है अब जाना होता है तो मुखौटा ओढ़ते हैं, स्माइल करते हैं, और मैं भी जो है उसके पास बैठे स्माइल कर रहा था। 10 मिनट बाद मुझे कहते पवन जी आपको गुस्सा आया हुआ है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहती आपकी गुस्से की वाइब्रेशन मुझे इफेक्ट कर रही है। बिलीव मी दैट चेंज माई लाइफ। मैंने दूसरों को ब्लेम करना ही छोड़ दिया उसके बाद। तो इसलिए जो है इक्वालिटी, समता भाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये तीनों चीज़ें जब हमारे जीवन में उतरेंगी, शुभेच्छा, उदारता, समता भाव, पीस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। व्हेन पीस इज देयर तो साइकिल वाला मार के भी चला जाएगा, तब हम पूछ लेंगे
तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई, है ना? राइट। सो ये सारी गुण जो हैं ये हमारी चेतना को विशाल बनाने में, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में, हमारे जीवन को दैनिक जीवन को सुंदर बनाने में बहुत मदद करते हैं। इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये केवल शब्द नहीं है, इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, और ये करते हैं। सो आप जो है 43 डेज के लिए 1% का टारगेट बनाकर शुरुआत कर दो, ठीक है ना? कुछ तो हुआ है, ताकि आप कह सको पर 43 दिन के बाद कुछ तो हुआ है जी, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना? बस अब आपके क्वेश्चन आंसर्स गगन जी के हैं। सर आपके